आमतौर पर राज्यसभा चुनाव ऐसा चुनाव होता है जिस पर किसी की नज़र नहीं जाती है, मगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का दौर है। और अब हम देखते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश का राज्यसभा चुनाव और हिमाचल प्रदेश में आज वोटिंग हो रही है। दोनों पर ही पूरे देश की नज़र है। एक एक वोट गिना जा रहा है, एक एक वोट एक एक विधायक पर सबकी नज़र है और तय हो रहा है कि आखिर कौन अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशियों को जिता पाएगा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, जहां एक बड़ा खेल हो गया है। आसानी से कहा जाए तो 10 सीटों पर चुनाव था और 3 सीटें समाजवादी पार्टी और 7 सीटें जीत रही थी भारतीय जनता पार्टी। मगर उसके बाद कुछ गणित ऐसा बैठा कि आरएलडी आ गई भाजपा की तरफ और भाजपा ने उतार दिया अपना 8वां प्रत्याशी संजय सेठ नाम से। और आज चुनाव हुआ जिसमें कि ये सबने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के 7 से 8 विधायक भाजपा के पक्ष में वोटिंग करते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। रिजल्ट अभी आना बाकी है, औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। तो लगातार दिन भर ये खेल चला है। तो आखिर अखिलेश यादव कैसे चूक गए अपने विधायकों को रोकने में, और भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में हम लगातार आपको बता रहे थे कि वो लगी हुई है जुगाड़ में, जिसको करीब 8 वोट चाहिए थे और समाजवादी पार्टी को 3 वोट चाहिए थे। तो समाजवादी पार्टी 3 वोट का जुगाड़ नहीं कर पाई, बल्कि उसके खेमे से करीब 7 से 8 विधायक टूट गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस पर पूरी कहानी क्या रही, पर्दे के पीछे क्या कुछ हुआ, क्या गणित हुआ, ये सब बताने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ साथी हमारे पंकज जी लखनऊ विधानसभा से डायरेक्ट मौजूद हैं, जहां ये सब पूरा आज खेल रचा गया। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। विधानसभा से आप हमारे साथ जुड़े हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ बाबू। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, पॉलिटिक्स में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक तो टाइमिंग, जो नवीन पटनायक उसके माहिर माने जाते हैं, और दूसरा क्या होता है ना कि समय। देखिए, जब राज्यसभा के लिए चुनाव का वक्त आया और राज्यसभा के लिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया, ठीक उसके आसपास में आरएलडी के 9 विधायक छिटक कर चले गए एनडीए के खेमे में। तभी अखिलेश यादव को यह तय कर लेना चाहिए था। वो लग रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने 3 कैंडिडेट दे दिया इस एंटीसिपेशन में कि बीजेपी साथ ही उतारेगी। लेकिन आपको कहते हैं ना कि अनुभव से बहुत कुछ सीखना चाहिए और ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है। मुझे लगता है अखिलेश यादव ने इस मामले में ठेस लगने के बावजूद बुद्धि नहीं बढ़ी या ऐसा नहीं आया, क्योंकि मुझे याद है 2019 में भी ऐसा ही हुआ था। बीजेपी के अनिल अग्रवाल आ गए थे और ऐसे ही बीजेपी चुनाव जीत गई थी। दूसरी बात देखिए, जो डिनर डिप्लोमेसी होती है ना पॉलिटिक्स में, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैं पिछली बार देखा था कि राजा भैया और अखिलेश यादव होटल ताज में साथ साथ खाना खाए, उस रात तक ये पता नहीं था कि राजा भैया पलटी मारने वाले और बीजेपी में जाने वाले हैं। इस बार सब कुछ ओपन था, कहीं कुछ छुपावट नहीं थी। अखिलेश यादव के सामने में और मीडिया में जब खबरें आ रही थी कि कौन सा विधायक कहां जा रहा है, तो उन्हें भी इस बात का इल्म रहा होगा, लेकिन वो अपना घर बचाने में नाकामयाब रहे। बहाना लिया गया अंतरात्मा की आवाज। ये जो अंतरात्मा की आवाज है, ये सुविधा की राजनीति है। अंतरात्मा की आवाज अचानक से जगती है, आप जानते ही हैं। बहाना है एक तरीके का। समाजवादी पार्टी के ऑफिस में जब अखिलेश यादव के यहाँ डिनर हुई थी, तभी 6 विधायक नहीं पहुंचे थे। जिस दिन बीएसपी के अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे बीजेपी में ज्वाइन किए, उसी दिन अखिलेश यादव को इस बात का पता लग गया होगा कि उनके पिता जो समाजवादी पार्टी में है, वो अपने पिता धर्म का निर्वहन करते हुए बीजेपी को ही वोट देंगे। ये जो राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, ये सब जितने भी नाम आ रहे थे, ये पहले से पता था। राकेश प्रताप सिंह इससे पहले भी समाजवादी पार्टी में रहते हुए कई बार उन्होंने ऐसे स्टैंड लिए हैं जो बीजेपी से मेल खाती थी। उन्होंने ही विधानसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी कि सारे विधायकों को आप राम मंदिर दर्शन कराने ले चलिए, और जब फैसला हुआ कि चलना है तो समाजवादी पार्टी पीछे हट गई। तो ऐसा कोई अनहोनी बात नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर रहा कि जो फिगर आ रहे हैं 7, 8, अभी काउंटिंग के बाद क्लियर हो जाएगा कि आखिर कितने विधायकों ने समाजवादी पार्टी की क्रॉस वोटिंग की है, तो तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन मुकाबला दिलचस्प हुआ। संजय सेठ, मैं जैसा पहले भी कहा था पहले की वीडियो में, कि संजय सेठ वो व्यक्ति हैं जो मुलायम परिवार और समाजवादी पार्टी की नस नस को जानते हैं, उसकी कमजोरी, उसकी ताकत, उनसे बेहतर कौन जाने। वो तो कस्तूरी मृग की तरह है, तो उन्हें पहले से पता था। और सारा खेल दिल्ली से हुआ। जिन जिन नेताओं ने, जिन बीजेपी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वोट किया है, उन सबके साथ डील हुई है। ये हम आपको बाद में भी, अभी भी कहेंगे, थोड़ा बहुत मैं इशारा करूंगा, विस्तार से बताऊंगा। ऐसे कोई वोट नहीं देता है, एक हाथ से लीजिए दूसरे हाथ से दीजिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ये वाली वोट की डील वाली, ये दोनों हाथ से बजती है सौरभ। लेकिन 8वें उम्मीदवार बीजेपी के संजय सेठ की जीत तय है। हम जहां बैठे हैं उसके ठीक सामने गेट है, वहां पर वोटों की गिनती हो रही है। थोड़ी देर में, घंटे भर में तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल। तो पंकज जी, आपका दावा है कि संजय सेठ की जो उम्मीदवारी है वो तय है, उनकी जीत तय है, राज्यसभा उनका पहुंचना एकदम तय हो गया है। और अखिलेश यादव की तरफ से
कहीं ना कहीं चूक हुई इसका आकलन करने में कि वो उनका तीसरा प्रत्याशी नहीं जिता पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार कॉन्फिडेंट थी, आप लगातार ये बात कह भी रहे थे कि कैसे उनके सारे बड़े नेता और तमाम विधायक अपने नंबर बढ़वाने के लिए इस जुगत में लगे हुए हैं कि कैसे तोड़फोड़ की जाए। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से आपके जरिए बताया गया उसमें सबसे बड़ा नाम जो चर्चा में आज है वो मनोज पांडे का है, जो कि मुख्य सचेतक हैं समाजवादी पार्टी की विधानसभा में, और उन पर दारोमदार है कि वो बराबर वोटिंग कराएं, व्हिप जारी करें, और वही टूट गए। जी हाँ, ये चीफ व्हिप के पास ही जिम्मेदारी होती कि वो इन सारी चीजों को देखे। पोलिंग एजेंट तो होते ही एक एक जो राज्यसभा के उम्मीदवार होते हैं, लेकिन पोलिंग एजेंट के पास बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। दिलचस्प ये हुआ कि मनोज पांडे जो चीफ व्हिप है समाजवादी पार्टी की, वही टूट गए। तो मैं कह रहा हूं ना कि अखिलेश यादव के कैंप में कैसे मैनेजमेंट किया गया है वो सामने दिख रहा है। उनको इस बात का पता ही नहीं था कि उनके नीचे से विधायक चले जा रहे हैं। अब मीडिया में आ रहा है, आपको कैसे पता नहीं रहेगा। और एक तरीके से उन्होंने हथियार डाल दिए थे। जब डिनर हुई कल, उसके बाद से ये मान के चल रहे थे कि जो होना था वो खेल हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है सौरभ, अब कहानी यहीं खत्म हो जाती है। रिजल्ट सबको पता है, संजय सेठ जीतेंगे 7 उम्मीदवार, उसके 8 उम्मीदवार जीत जाएंगे। अब यहां से कहानी शुरू होगी कि मनोज पांडे आए हैं तो उनको मिला क्या है जी। जैसे एक विधायक के बारे में बताऊं, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उनकी केंद्रीय गृह मंत्री से भी बात कराई गई। तो वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। उनको कहा गया नहीं भैया, लोकसभा चुनाव के टिकट का वायदा नहीं करेंगे, विधानसभा अगली बार आपको हम लड़ाएंगे और वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी भी देंगे। तो सबसे कुछ न कुछ कहा गया होगा। ये भी चर्चा में है कि मनोज पांडे रायबरेली से समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी के इस बार उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि ये तो बाद में फैसला होगा, चुनाव समिति इस पर फैसला लेगी, लेकिन सबके लिए कुछ न कुछ रखा गया है। जी, तो ये इसका खुलासा क्या, आप जब क्रॉस वोट का आंकड़ा आ जाएगा, क्रॉस वोटिंग का, और कौन जीता वो पूरा जब ऑफिशियल हो जाएगा, उसके बाद ये डील वाली बात खोलेंगे क्या कि किससे क्या क्या प्रॉमिस हुआ है? देखिए, अभी 2 या 3 लोग, हुआ क्या है ना कि विधायक के घर गए बीजेपी के कोई नेता या मंत्री, उन्होंने वहां से बात करवाई। तो इस पूरे कन्वर्सेशन में 3 लोग हैं, एक दिल्ली, एक लखनऊ में बीजेपी के नेता जो सूत्रधार कह सकते हैं, और दूसरा जो विधायक टूटा है समाजवादी पार्टी का। कम से कम इनमें से 2 से मिलना पड़ेगा ही, तभी अंदर की पूरी खबर आएगी। आज संयोग से चूंकि आपाधापी मची रही वोट डालने की, सबको नंबर बढ़ाने का गेम था, ब्रजेश पाठक, दयाशंकर सिंह, आपको जीपीएस राठौर, तमाम जो मंत्री है, भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष, सब लगे थे कि हम करा रहे हैं, सब उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। आपने देखा होगा। एक बार थोड़ा सा पानी स्थिर हो जाए फिर पता करेंगे कि आखिर गहराई में बातें क्या क्या छिपी हुई हैं। बिल्कुल, पर्दे के पीछे असली हीरो कौन है इसका पता लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि आज आपने जो कहा कि तमाम लोग, चाहे ब्रजेश पाठक हों, चाहे उदय शंकर सिंह हों, चाहे वो पार्टी के और बड़े नेता हों, भूपेंद्र चौधरी ऐसे, वो सभी लोगों की तरफ से एक कोशिश है कहीं ना कहीं दिखाने की मीडिया में कि ये हमारी कोशिश या हमारे ये जरिए ये तोड़फोड़ हो पाई है और हमारा 8वां प्रत्याशी जीतता हुआ नजर आ रहा है। एक बात, जब टूट फूट की बात आई और हमने देखा कि रायबरेली और अमेठी से, रायबरेली से मनोज पांडे और अमेठी से राकेश प्रताप सिंह, 2 नेता आए हैं, तो लोकसभा चुनाव को लेकर कयास लगाए जाने लगे कि इस राज्यसभा चुनाव के जरिए जो तोड़फोड़ की गई है उसके जरिए लोकसभा के हित भी सध रहे हैं, और रायबरेली अमेठी में भाजपा की दावेदारी और मजबूत हो गई है। इसको कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। मैं कह रहा हूं ना कि जो कहानी थी राज्यसभा चुनाव की, तब खत्म हो गई है। सबको पता है रिजल्ट क्या होगा। इसमें कोई ऐसी विस्मय वाली बात नहीं है, कोई वो फैक्टर नहीं है वाव वाला। अब आगे क्या होगा, जैसे मैंने कहा ना कि मनोज पांडे आए तो कुछ ना कुछ पाएंगे ना भाई। इतने सालों तक वो समाजवादी पार्टी में रहे, अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे। अब आगे क्या होगा, एक बात और बताऊंगा आपको। हर लोकसभा क्षेत्र में, इलाके में अब ये विधायक आ गए, इससे पहले वहां से दिनेश प्रताप सिंह एक मंत्री है वहां पर। दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे, इन दोनों के रिश्ते क्या है ये आप जानते ही हैं। वैसे ही मैं अयोध्या में बताऊं, अभय सिंह खब्बू तिवारी को हरा कर आए हैं। अब बदले हुए हालात में अभय सिंह और खब्बू तिवारी के क्या रिलेशन होंगे, लेकिन सबका माई बाप एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, जिसको लोग कहते हैं कि मातृ शक्ति है। तो जो भी आपस में झगड़ पकड़ ले वो इलाके में होगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है। और जैसा आपने कहा अमेठी में जैसे राकेश प्रताप सिंह है, तो ये सिर्फ बीजेपी की तरफ वोट करने की बात नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। जैसे आपने प्रधानमंत्री को सुना होगा कहते हुए कि वो 2047 की बात करते हैं। यहाँ कोई एक दिन में काम नहीं होता, ऑपरेशन नहीं होता, उसके रिजल्ट कोई अगले 2 साल 3 साल तक नहीं दिखते। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। तो रायबरेली और अमेठी पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। रायबरेली बचा हुआ, सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, राज्यसभा चली जाएंगी। तो ये बीजेपी का जो मिशन 80 है ना, उसके लिए भी इसको आप कह सकते हैं कि रोड मैप यहीं से तैयार किया जा रहा है। इसलिए कहानी अब आगे की होनी चाहिए।
बिल्कुल। एक खबर बड़ी वायरल हुई, मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसको क्लियर करें कि पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव का कुछ आपस में झगड़ा या कोई बहस, ऐसी कोई बातचीत बताई गई, दिन में बड़ा चला, असल में सुर्खियों में देखा। तो मैंने कहा आपसे इस पर कंफर्मेशन ले लूँ कि ऐसा कुछ हुआ, कुछ फ़ोन पे बहस या आमने सामने कोई बहस हुई? मेरे पिताजी हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वो कहानी कहते थे बहुत कई बार, और मैं जी इसीलिए यहाँ आपसे साझा करना चाहूंगा कि कौवा कान ले गया, कान ले गया। तो आदमी अपना कान देखेगा, कौवे के पीछे भागेगा। ये पल्लवी जी पटेल और अखिलेश यादव की जो मोबाइल पे जो झगड़े की कहानी है ना, वो ऐसी ही आई कि झगड़ा हुआ, मोबाइल पटक दिया, जबकि आज उन दोनों की कोई बातचीत ही नहीं हुई है। ये मीडिया में, व्हाट्सएप पे बहुत सारी खबरें चलती है, उसी का है ये पूरी कहानी, दिन भर चलती रही। मैंने पल्लवी पटेल से खुद बात की, ये भी कहा गया था झगड़ा हो गया, बहसा-बहसी हो गई है, दोनों के संबंध खराब हो गए हैं, वो अपनी माँ के लिए एमएलसी चाहती है, अपने पति के लिए लोकसभा के टिकट चाहती। जितने मुँह उतने ही किस्से चल रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बिना धुआँ के ही आग निकालने की बात हो रही थी। अब हुआ क्या है, वो आई भी, पहले कहा जा रहा था वो वोट भी नहीं डालेंगी, वो आई, उन्होंने वोट डाला, हमने उनसे बात भी उनकी, उन्होंने कहा कि हमारी जो बात थी कि हम पीडीए के लिए वोट करेंगे, तो रामजी लाल सुमन पीडीए के फॉर्मूले में आते हैं, वो एससी बिरादरी के हैं, उसके लिए उन्होंने वोट किया। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि एनडीए में भी कुछ टूट की बात हो रही है कि सुभाषपा के जो विधायक हैं, एक आध विधायक, उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है, ऐसी भी खबर आ रही है कि ऐसा कुछ हुआ है अंदर? सौरभ बाबू, जब मैं आपसे बात कर रहा था ना, बीच में जो लिंक गड़बड़ हुआ था, जी वो इसीलिए हुआ था कि सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनके जी 5 मिस्ड कॉल आए हुए हैं। अब पता नहीं अच्छा। वो क्या कहना चाह रहे हैं, जब आपसे बात कर लूंगा तो उनको मैं फोन करूंगा। पर जी हाँ, उनके एक विधायक हैं जगदीश नारायण राय, ये जौनपुर से विधायक है, जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, और भूमियार बिरादरी के हैं, और ये मायावती की सरकार में मंत्री भी थे। उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पोलिंग एजेंट को बिना दिखाए अपना वोट किया है, ये जी कहा गया है। जी अब मैं एक बार पूरी मुतमईन हो जाऊं, चूंकि काउंटिंग अभी शुरू हुई थी, फिर चुनाव आयोग के कहने पे थोड़ी देर के लिए ये रुकी है, तो पूरा डिटेल ले लूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आखिर क्या रहा। एक और उनके विधायक के बारे में इस तरह की बातें कही जा रही है, एक बार मुतमईन हो जाऊं तो पूरी बात आपसे साझा करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पंकज जी, हम वैसे प्रयास वैसे करें। वैसे जी सौरभ बाबू एक बात बताएं आपको जी कि ये उनके वो 2 विधायक हैं जो कहे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता थे, और ओम प्रकाश राजभर की जो सिंबल है ना, उस पर ये दोनों चुनाव लड़े थे। और जब इन सबको लेकर के गए थे ओम प्रकाश राजभर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाने के लिए, तो कहा जा रहा है कि उन्होंने भी पूछा था कि सब ठीक ठाक है ना, जी कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसके बावजूद ये हो गया। इस मामले में आरएलडी को क्रेडिट देना चाहिए, वो कामयाब रही, क्योंकि उसके तरफ से कहा, ऐसा माना जा रहा था कि आरएलडी के 2-3 विधायक जिनका सपा का बैकग्राउंड है वो टूट सकते हैं, वहां टूट नहीं हुई है। ना ना, बिल्कुल नहीं। और आपको बताऊं कि कई राउंड जयंत चौधरी ने दिल्ली में, मथुरा में ले जाकर विधायकों के साथ बैठक की, और आरएलडी के 2 विधायक मुस्लिम हैं, तीसरे जो मदन भैया बाद में खतौली से बाईपोल जीते, इन तीनों के बारे में कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आरएलडी के सिंबल हैंडपंप पर चुनाव जीते, लेकिन वहां कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आए, वोट डालकर चले गए। इसके लिए जयंत चौधरी को क्रेडिट जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, एक बार फिर हम प्रयास करेंगे आपके साथ जोड़ने का, थोड़ा रिजल्ट आ जाए उसके बाद बात करेंगे और अन्य क्या कारण रहे उस पर। अभी आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जरा मिल के आइए और रिजल्ट के बारे में विस्तार से बाद में हमको बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। बाकी आपने देखा कि राज्यसभा चुनाव में आज क्या कुछ खेल हुआ, कौन कौन से प्रत्याशी, मैं एक बार फिर से बता दूं कौन कौन से जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी की, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। सूत्रों के हवाले से राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य, ये वो विधायक हैं जिनके बारे में, समाजवादी पार्टी के विधायक जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। बाकी नतीजे बहुत जल्द सामने आएंगे। उसके बाद जो डील की बात हो रही है, क्या कुछ डील हुई, क्या कुछ वादे किए गए, क्या कैसे कैसे टूट फूट हुई, उसके बारे में और विस्तार से आपको बताएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।